नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार। आज के वीडियो में हमेशा की तरह दो कहानियां हैं, दोनों ही सच्ची और दिलचस्प हैं, इसलिए आप आखिर तक जरूर देखना। और आज की पहली कहानी दिल्ली की है। ये बात 2025 की है। 8 जुलाई 2025 को दोपहर करीब 1:30 बजे थाना सिविल लाइंस में एक फोन आया, जिसने पूरे थाने में हलचल मचा दी। फोन एक महिला ने किया था। उसने बताया कि मजनू का टीला में उसकी सहेली और 6 महीने की बच्ची की हत्या हो गई है और तुरंत पुलिस को वहां पहुंचना चाहिए। महिला की आवाज कांप रही थी, जिससे साफ था कि वह सदमे में है। फोन एसआई नितिन शर्मा ने उठाया। दो हत्याओं की खबर सुनकर वह कुछ देर के लिए सन्न रह गए, लेकिन तुरंत गंभीरता के साथ फोन पर पूरी जानकारी लेने लगे। पता चला कि वारदात मजनू का टीला के F54 मकान के दूसरे माले पर हुई थी। कॉल करने वाली महिला का नाम रश्मि था और घटना उसके ही घर में हुई थी। बात करते करते रश्मि जोर जोर से रोने लगी थी। फोन रखने के बाद एसआई नितिन शर्मा ने कॉल करने वाली महिला रश्मि को समझाया कि वह घर के अंदर किसी भी सामान को हाथ न लगाए और जिस कमरे में हत्याएं हुई हैं उसके बाहर ही रहे। इसके बाद नितिन शर्मा सीधे अपने ऑफिस में गए और एसएचओ हनुमंत सिंह को पूरी घटना की जानकारी दी। खबर सुनते ही एसएचओ हनुमंत सिंह सक्रिय हो गए। वे तुरंत अपनी टीम तैयार करने लगे। उनके साथ एसआई रंजीत कुमार, नितिन शर्मा, हेड कांस्टेबल रणवीर, विकास कुमार और कांस्टेबल सीताराम को भी मौके पर जाने का आदेश दिया गया। सब मिलकर बिना देर किए घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। रास्ते में ही एसएचओ ने फॉरेंसिक टीम को भी सूचना भिजवा दी, ताकि वे मौके पर पहुंचकर सबूत इकट्ठा कर सकें। इस तरह पुलिस की पूरी टीम तेजी से मजनू का टीला की ओर बढ़ चली, जहां दोहरे हत्याकांड ने दहशत का माहौल बना दिया था। घटनास्थल थाने से बहुत दूर नहीं था। पुलिस की गाड़ी जब F54 पर पहुंची तो वहां पहले से ही काफी भीड़ जमा थी। माहौल तनाव और सनसनी से भरा हुआ था। हेड कांस्टेबल विकास कुमार और कांस्टेबल सीताराम ने तुरंत भीड़ को पीछे हटाया, ताकि पुलिस अंदर जा सके। एसएचओ हनुमंत सिंह और एसआई नितिन शर्मा जैसे ही वैन से उतरे, एक शख्स रोता बिलखता हुआ उनके पास आ गया। उसकी हालत से साफ था कि वही मृतका का करीबी है। पुलिस उसके साथ सीढ़ियां चढ़कर दूसरे माले पर पहुंची, जहां वह कमरा था जिसने सबको दहला दिया। कमरे के अंदर का नजारा भयावह था। एक युवती और 6 महीने की मासूम बच्ची खून से लथपथ पड़ी थी। बच्ची की लाश पलंग पर थी, जबकि युवती का शव फर्श पर पड़ा हुआ था। दोनों का गला बेरहमी से रेता गया था। कमरे की हालत देखकर साफ हो गया कि युवती ने पूरी ताकत से अपनी जान बचाने की कोशिश की थी। एसएचओ हनुमंत सिंह भी इस सवाल से विचलित थे कि आखिर इतनी निर्दयता किसने और क्यों दिखाई होगी। पुलिस अधिकारियों ने दोनों शवों का बारीकी से निरीक्षण किया। उसी समय फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई थी। एसएचओ हनुमंत सिंह ने टीम को निर्देश दिया कि वे कमरे से हर छोटा बड़ा सबूत सावधानी से इकट्ठा करें। इसके बाद वे बाहर निकल आए और इस दोहरे हत्याकांड की सूचना उत्तरी दिल्ली के डीसीपी राजा बांटिया और एसीपी विनीता त्यागी को दे दी। घर के बाहर बच्ची का पिता उदास खड़ा था। पास ही उसकी पत्नी रश्मि थी, जिसे रोते हुए आसपास की महिलाओं ने संभाल रखा था। रश्मि वही महिला थी जिसने थाने में फोन कर पूरी घटना की जानकारी दी थी। जांच में पता चला कि घर के अंदर मृत मिली युवती का नाम सोनल था। वह ए ब्लॉक में रहती थी और अपने लिव इन पार्टनर से लंबे समय से अनबन चल रही थी। इसी वजह से पिछले 4-5 दिनों से वह रश्मि के घर पर रह रही थी। रश्मि उसे अपनी सहेली की तरह मानने लगी थी। रश्मि ने बताया कि उसके पति दुर्गेश सुबह ही अपनी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान पर चले गए थे। उनकी एक बड़ी बेटी दिया स्कूल जाती थी, जबकि छोटी बच्ची यशिका केवल 6 महीने की थी। दोपहर में जब रश्मि अपनी बड़ी बेटी को स्कूल से लेने गई थी, तब उसने यशिका की देखभाल की जिम्मेदारी सोनल को सौंपी थी। लेकिन जब वह बेटी को लेकर वापस घर लौटी, तो दरवाजा भीतर से बंद मिला। धक्का देने पर दरवाजा खुल गया और अंदर का मंजर देखकर उसकी चीख निकल गई। रश्मि ने पुलिस को बताया कि जैसे ही उसने कमरे में दाखिल होकर खून से लथपथ सोनल का शव देखा, उसके मुंह से चीख निकल गई। घबराकर वह और भीतर गई तो पलंग पर अपनी 6 महीने की बच्ची यशिका को भी खून से सना पड़ा पाया। दोनों का गला बड़ी बेरहमी से रेता गया था। यह दृश्य देखकर रश्मि पूरी तरह बदहवास हो गई। वह तुरंत बाहर भागी, पड़ोसियों को इकट्ठा किया और उनके कहने पर थाने में फोन किया। साथ ही अपने पति दुर्गेश को भी घर बुला लिया।
जांच के दौरान यह अनुमान लगाया गया कि सोनल की किसी से पुरानी रंजिश हो सकती है और हत्यारा मौका पाकर यहां पहुंचा होगा। लेकिन 6 महीने की मासूम यशिका की मौत ने सभी को हैरान कर दिया। इतनी छोटी बच्ची तो किसी को पहचान भी नहीं सकती थी, न ही कोई कुछ बता सकती थी। पुलिस भी अब तक ये समझने की कोशिश कर रही है कि ऐसा क्यों हुआ। जब दुर्गेश से पूछा गया कि क्या उसकी किसी से दुश्मनी थी, तो उसने साफ कहा कि उसका किसी से कोई झगड़ा नहीं है। उसका कहना था कि उसने जिंदगी में कभी दुश्मन नहीं बनाए, वह सीधा सादा जीवन जीता है। अपनी बेटी की मौत से टूट चुके दुर्गेश की बस एक ही मांग थी, कातिल को जल्द से जल्द पकड़कर सख्त सजा दी जाए। इस बीच डीसीपी राजा बांटिया और एसीपी विनीता त्यागी भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने हालात का जायजा लिया और दोनों शवों का निरीक्षण किया। उन्हें पूरी घटना की जानकारी दी गई। शुरुआती आकलन में एसीपी विनीता त्यागी को शक हुआ कि हत्या सोनल के बॉयफ्रेंड ने ही की होगी। दरअसल सोनल अपने लिव इन पार्टनर से झगड़े के बाद पिछले कुछ दिनों से रश्मि के घर रह रही थी। संभव था कि इसी बात से नाराज होकर बॉयफ्रेंड गुस्से में वहां आया हो और विवाद के दौरान सोनल की हत्या कर दी हो। लेकिन सवाल अब भी वही था, सोनल के साथ मासूम यशिका को क्यों मारा गया? यही पहेली पुलिस को सबसे ज्यादा उलझा रही थी। फोरेंसिक टीम ने मौके से सबूत इकट्ठा कर अपना काम पूरा कर लिया था। पुलिस ने औपचारिक कार्रवाई पूरी की और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद रश्मि और उसके पति से सोनल के लिव इन पार्टनर का पूरा पता लिया गया और एसआई नितिन शर्मा को उसकी तलाश की जिम्मेदारी सौंपी गई। एसीपी विनीता त्यागी का शक सही दिशा में जाता दिख रहा था। सोनल का लिव इन पार्टनर ही इस हत्या का प्रमुख संदिग्ध माना जा रहा था। नितिन शर्मा जब ए ब्लॉक पहुंचे और वह कमरा देखा जहां सोनल कुछ महीनों से अपने पार्टनर के साथ रह रही थी, तो पाया कि कमरे पर ताला लटका हुआ था। उन्होंने तुरंत यह सूचना थाने में दी। इसके बाद उनकी मदद के लिए एडिशनल एसएचओ रणधीर कुमार को भी मौके पर भेजा गया। दोनों अधिकारियों ने आसपास के लोगों से पूछताछ की। पड़ोसियों ने बताया कि सोनल का पार्टनर निखिल कुमार था। वह शराब पीने का आदी था और अक्सर सोनल से झगड़ता मारपीट करता था। सोनल की जिंदगी इन झगड़ों से परेशान हो चुकी थी। जांच में यह भी सामने आया कि सोनल हाल ही में गर्भवती हुई थी। निखिल बच्चा चाहता था, लेकिन सोनल ने उसकी इच्छा के खिलाफ गर्भपात करवा लिया, जिससे निखिल काफी नाराज हो गया। 4 दिन पहले दोनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ और सोनल अपना बैग लेकर अपनी सहेली रश्मि के घर आकर रहने लगी थी। निखिल के परिवार के बारे में भी जानकारी जुटाई गई। उसके पिता 2 भाई और एक बहन भी मजनू का टीला इलाके में ही रहते थे। जब पुलिस वहां पहुंची और निखिल के बारे में पूछा, तो घर वालों का रवैया बेहद ठंडा था। निखिल की छोटी बहन मीनाक्षी ने पुलिस को साफ बता दिया कि उसके खराब स्वभाव की वजह से परिवार उससे कोई रिश्ता नहीं रखता। घर वालों के लिए निखिल मानो मर चुका था। हालांकि पूछताछ आगे बढ़ी तो निखिल के पिता मोहन राम ने ज्यादा जानकारी देने से कतराया। तभी निखिल के बड़े भाई कर्ण ने बताया कि उनका परिवार हल्द्वानी उत्तराखंड में रहता है और लगता है कि निखिल वहीं गया होगा। कर्ण ने पुलिस को हल्द्वानी का पता दे दिया। पुलिस ने निखिल के परिवार से कहा कि अगर निखिल उनसे संपर्क करे तो तुरंत उन्हें बता दें। वहीं एसएचओ हनुमंत सिंह ने मौके की जांच शुरू की और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली। इसी जांच में एक अहम सबूत सामने आया। फुटेज में साफ दिख रहा था कि निखिल दोपहर में रश्मि के घर चुपके से दाखिल हो रहा था। यह तस्वीर पुलिस के लिए सबसे बड़ा प्रमाण थी कि सोनल और मासूम यशिका की हत्या के पीछे निखिल ही था। एडिशनल एसएचओ रणधीर कुमार और एसआई नितिन शर्मा जब थाने लौटे तो उन्होंने निखिल के लापता होने और उसके हल्द्वानी भाग जाने की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी। डीसीपी राजा बांटिया के निर्देश पर तुरंत 2 टीमें गठित की गईं। एक को उत्तराखंड के हल्द्वानी भेजा गया और दूसरी को टनकपुर के बनबसा बॉर्डर पर तैनात किया गया। पुलिस को आशंका थी कि निखिल नेपाल भागने की कोशिश कर सकता है, इसलिए बॉर्डर पर सतर्कता बढ़ा दी गई। पुलिस की यह तेजी रंग लाई। निखिल ने बड़ी गलती कर दी थी। 8 जुलाई की रात उसने अपनी बहन मीनाक्षी को फोन कर यह बताया कि वह हल्द्वानी में है और पैसे का इंतजाम कर नेपाल भागने की योजना बना रहा है। मीनाक्षी ने तुरंत उसका नंबर पुलिस को दे दिया। उसी फोन कॉल को ट्रेस कर पुलिस ने निखिल को हल्द्वानी से दबोच लिया। महज 24 घंटे के भीतर आरोपी की गिरफ्तारी हो गई और 9 जुलाई 2025 को उसे दिल्ली लाकर थाने में पेश किया गया। सिविल लाइंस थाने में डीसीपी राजा बांटिया, एसीपी विनीता त्यागी और पूरी पुलिस टीम ने निखिल से सख्ती से पूछताछ की।
आखिरकार निखिल टूट गया और उसने स्वीकार कर लिया कि सोनल और रश्मि की 6 महीने की बच्ची यशिका की हत्या उसी ने की थी। निखिल की गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो आखिरकार उसने पूरी सच्चाई उगल दी। उसने बताया कि सोनल से उसका रिश्ता प्यार से शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे यह रिश्ता शक, झगड़े और अविश्वास में बदल गया। 4 साल पहले हल्द्वानी में एक दोस्त की पार्टी में निखिल और सोनल की पहली मुलाकात हुई थी। सोनल नैनीताल से आई थी और अपनी सहेली के कहने पर पार्टी में शामिल हुई थी। निखिल ने पहली नजर में ही उसे दिल दे दिया था। दोनों की नजदीकियां बढ़ीं और सोनल वहीं रुक गई। जल्द ही उनके बीच शारीरिक संबंध बने और सोनल गर्भवती हो गई। समय पर गर्भपात न हो पाने के कारण सोनल ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन अविवाहित होने की वजह से उन्होंने अल्मोड़ा में उस बच्चे को 2 लाख रुपए में एक जरूरतमंद दंपत्ति को बेच दिया। उस पैसे से दोनों दिल्ली आ गए और किराए के कमरे में रहने लगे। शुरू में उनका रिश्ता सामान्य रहा, लेकिन धीरे धीरे निखिल की शराब की आदत ने सब बिगाड़ दिया। निखिल शादी करके घर बसाना चाहता था, लेकिन सोनल हर बार उससे दूरियां बनाने लगी। कुछ महीनों बाद सोनल फिर से गर्भवती हुई। निखिल इस बार बच्चा चाहता था, लेकिन सोनल ने उसकी इच्छा के खिलाफ गर्भपात करवा लिया। यही बात निखिल के दिल में नफरत और शक का बीज बो गई। उसे लगने लगा कि सोनल का रिश्ता रश्मि के पति दुर्गेश से है और शायद वही बच्चे का पिता था। इसी शक ने निखिल को भीतर ही भीतर तोड़ दिया। हत्या वाले दिन यानी 8 जुलाई 2025 को निखिल चुपके से रश्मि के घर पहुंचा। उस वक्त रश्मि अपनी बड़ी बेटी को स्कूल से लेने गई थी और सोनल घर पर थी। निखिल ने सोनल को मनाने की कोशिश की कि वह उसके साथ वापस चले, लेकिन सोनल ने साफ मना कर दिया। कहासुनी बढ़ी और निखिल का गुस्सा भड़क उठा। उसने चाकू से सोनल का गला रेत दिया, लेकिन यह खून वहीं खत्म नहीं हुआ। कमरे में पलंग पर 6 महीने की मासूम यशिका सो रही थी। निखिल के मन में दुर्गेश के प्रति बदले की आग जल रही थी। उसने सोचा कि जिस आदमी ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसकी बेटी को भी वह जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसी नफरत में उसने मासूम यशिका की भी हत्या कर दी। वारदात के बाद निखिल घर लौट आया और पछतावे व डर के बीच झूलता रहा। हल्द्वानी भाग गया, वहां से नेपाल निकलने की योजना बनाई और पैसों का इंतजाम करने के लिए दोस्तों व रिश्तेदारों को फोन करने लगा। उसने अपनी बहन मीनाक्षी से भी मदद मांगी, लेकिन उसी फोन कॉल ने उसे पकड़वा दिया। दिल्ली लाए जाने के बाद उसने पुलिस के सामने कबूल किया कि यह खून उसी ने किया है। उसने माना कि सोनल से उसे बेहद प्यार था, लेकिन शक और गुस्से में उसने न सिर्फ अपनी प्रेमिका को बल्कि एक मासूम जिंदगी को भी मौत के घाट उतार दिया। निखिल की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह बार बार कह रहा था कि वह अच्छा प्रेमी साबित नहीं हो सका। अंत में पुलिस ने रश्मि को वादी बनाकर निखिल के खिलाफ बीएनएस की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज कर लिया। अगले दिन उसे अदालत में पेश किया गया और 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू और सोनल का मोबाइल भी उसके पास से बरामद कर लिया। सोनल की हत्या की खबर नैनीताल में उसके मायके पहुंचाई गई। सोनल के पिता गिरीश चंद्र आर्या कई सालों से उससे नाराज थे और बेटी से नाता तोड़ चुके थे। लेकिन जब सिविल लाइंस थाने से फोन आया कि उनकी बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया है, तो उनका दिल टूट गया। गिरीश चंद्र अपनी पत्नी और परिवार सहित तुरंत दिल्ली पहुंचे। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने सोनल का शव उनके हवाले कर दिया। बेटी की निठुर मौत देखकर गिरीश चंद्र की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। जिस बेटी को उन्होंने जिद और गलत फैसलों की वजह से जीवन से काट दिया था, उसी बेटी को अब मिट्टी में मिलाना उनकी मजबूरी बन गई थी। उधर रश्मि और दुर्गेश पर भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जब पुलिस ने उनकी मासूम बेटी यशिका की डेड बॉडी उन्हें सौंपी, तो दोनों बेसुध होकर फूट फूट कर रो पड़े। मां रश्मि का कलेजा चीरने वाला यह मंजर पूरे थाने में मौजूद लोगों की आंखें नम कर गया। एक तरफ बेटी खोने का दर्द और दूसरी तरफ उसकी हत्या जिस तरह से हुई थी, उसने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया। और आज की दूसरी कहानी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की है। ये बात 2017 की है। देहरादून में एक थाना आता है रायपुर। इसी थाना क्षेत्र में तपोवन एनक्लेव कॉलोनी आती है। इसी कॉलोनी में राजेश अपने परिवार के साथ रहता था। राजेश के पिता प्रेम सिंह राणा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के गांव सबदलपुर के रहने वाले थे, लेकिन कई साल पहले वे उत्तराखंड आकर बस गए थे। यहां वे देहरादून की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में नौकरी करते थे।
उनके परिवार में उनकी पत्नी, बेटा राजेश और 5 बेटियां थीं। इनमें से 2 बेटियों की शादी हो चुकी थी। साल 2000 में जब उनकी पत्नी की मौत हो गई, तो प्रेम सिंह ने बड़ी हिम्मत से खुद को संभाला। धीरे धीरे तीनों बेटियों की शादी भी कर दी। राजेश और दीपिका पहले से ही एक दूसरे को चाहते थे, तो 2007 में उन्होंने दोनों की शादी करवा दी। घर का खर्च चलाने के लिए राजेश ने बाहर ही छोटी सी किराने की दुकान खोल ली थी। दीपिका का मायका भी यहीं देहरादून में था। प्रेम सिंह सीधे साधे और समझदार इंसान थे, बेटे बहू के साथ खुश रहते थे। 4 मार्च की दोपहर से ही दीपिका काफी परेशान थी। शाम तक उसकी चिंता और बढ़ गई। जब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया तो वह सीधे रायपुर थाने पहुंच गई। वहां उसने थानाध्यक्ष प्रदीप राणा को बताया कि सुबह से उसके पति और ससुर दोनों गायब हैं। पुलिस वाले ने पूछा तो दीपिका ने बताया कि आज सुबह वे दोनों अपनी सेंट्रो कार से बुलंदशहर जाने की बात कहकर घर से निकले थे, लेकिन न तो अभी तक लौटे हैं और न ही उनका मोबाइल मिल रहा है। दीपिका ने यह भी बताया कि उसके 65 साल के ससुर प्रेम सिंह भले ही देहरादून में रहते थे, लेकिन कभी-कभी बुलंदशहर वाले गांव जाया करते थे। दीपिका से औपचारिक बातें करने के बाद थानाध्यक्ष ने उसके पति और ससुर की गुमशुदगी दर्ज कर ली। उन्होंने खुद भी राजेश और उसके पिता के फोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन दोनों के मोबाइल बंद ही आ रहे थे। उसी रात करीब 2 बजे डोईवाला थाने की पुलिस इलाके में गश्त कर रही थी। तभी देहरादून हरिद्वार हाईवे पर कुआंवाला के पास सड़क किनारे एक कार खड़ी दिखी। पुलिस पास गई तो देखा कि कार के दरवाजे खुले हुए थे। जब पुलिस ने कार की पिछली सीट पर देखा तो वहां 2 लाशें पड़ी हुई थीं। दोनों कंबल और चादर में लिपटी थीं और उन पर खून के धब्बे लगे थे। गश्ती दल ने तुरंत फोन करके यह खबर थानाध्यक्ष राजेश शाह को दी। 2 लाशें मिलने की सूचना मिलते ही वे भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने जांच शुरू की तो साफ हो गया कि दोनों की हत्या बहुत ही बेरहमी से की गई थी। उनके शरीर पर जगह जगह चाकू के वार थे। गर्दन और बाकी हिस्सों पर भी कई चोटें थीं। इतना ही नहीं, दोनों के गले में रस्सी भी कसी हुई थी। थानाध्यक्ष ने जब इस दोहरे हत्याकांड की खबर ऊपर तक पहुंचाई तो एसएसपी स्वीटी अग्रवाल, एसपी सिटी अजय सिंह और एसपी देहात श्वेता चौबे तुरंत मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों ने कार की जांच की तो उस पर आग से जलने के निशान मिले। इससे साफ था कि हत्यारों ने लाशों को कार समेत जलाने की कोशिश भी की थी। जांच में यह बात भी सामने आई कि हत्या कार में नहीं हुई थी, बल्कि कहीं और करके शव यहां लाकर डाल दिए गए थे। सुबह होते होते जब लोगों को कार में लाशें मिलने की खबर लगी, तो आसपास के लोग बड़ी संख्या में वहां जमा हो गए, लेकिन कोई भी लाशों की पहचान नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने पंचनामा भरकर दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। जब कार के बारे में जानकारी निकाली गई तो पता चला कि वह दीपिका राणा के नाम पर दर्ज है, जो तपोवन कॉलोनी में रहती है। तपोवन कॉलोनी रायपुर थाने के इलाके में आती थी। इसी वजह से थानाध्यक्ष राजेश शाह ने रायपुर थाने से संपर्क किया। वहां से पता चला कि दीपिका ने अपने पति और ससुर की गुमशुदगी दर्ज कराई थी और यह भी बताया था कि दोनों कार से बुलंदशहर के लिए निकले थे। जब कार में 2 लाशें मिलने की खबर आई तो रायपुर थाने के प्रभारी प्रदीप राणा को शक हो गया कि शायद ये लाशें वही बाप बेटे की हों। उन्होंने तुरंत संदेश भिजवाकर दीपिका को थाने बुला लिया और फिर उसे पोस्टमार्टम हाउस ले गए, जहां शव रखे गए थे। जैसे ही दीपिका ने लाशें देखीं, वह जोर जोर से रोने लगी। थोड़ी देर में उसके मायके और ससुराल दोनों तरफ के रिश्तेदार भी वहां पहुंच गए। दोनों शवों की पहचान हो गई। दीपिका इतनी टूटी हुई थी कि उससे ज्यादा पूछताछ करना मुमकिन नहीं था। बस हल्की फुल्की पूछताछ में उसने साफ कह दिया कि परिवार की किसी से भी दुश्मनी नहीं थी। अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया कि जब दुश्मनी ही नहीं थी तो आखिर उनकी हत्या क्यों और किसने की। एसएसपी स्वीटी अग्रवाल ने मामले की गंभीरता देखते हुए एसपी तृप्ति भट्ट और एसओजी प्रभारी अशोक राठौड़ को भी जांच में लगा दिया। पुलिस की संयुक्त टीम हत्याकांड की वजह तलाशने में जुट गई। जहां कार मिली थी, वहां आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि कार पूरे दिन वहीं खड़ी रही थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। इससे साफ था कि हत्या पहले कहीं और की गई और फिर सुबह के समय कार वहां लाकर छोड़ दी गई। इस दोहरे हत्याकांड से पूरे शहर में सनसनी फैल गई। राजेश की बहन गीता की तहरीर पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201 और 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने राजेश और उसकी पत्नी दीपिका के मोबाइल की कॉल डिटेल्स खंगाली।
जांच में पता चला कि राजेश के फोन की आखिरी लोकेशन 4 मार्च 2017 की सुबह तड़के लाड़पुर इलाके में थी, जो कुआंवाला के पास पड़ता है। यह जानकर पुलिस हैरान रह गई, क्योंकि दीपिका ने तो बताया था कि वे लोग सुबह करीब 9 बजे घर से निकले थे। कॉल डिटेल्स से साफ हो गया कि दीपिका ने पुलिस से झूठ बोला था। अब शक की सुई उसी की तरफ घूम गई। जब पुलिस ने उससे दोबारा पूछताछ की, तो वह अपने बयान पर अड़ी रही। इतना ही नहीं, उसने अपने 8 साल के बेटे नोनू को भी आगे कर दिया। नोनू ने भी पुलिस के सामने कहा कि उसने पापा को घर से जाते वक्त बाय किया था। पुलिस ने नोनू से अकेले में घुमा फिराकर बात की और यहां तक कि उसे चॉकलेट का लालच देकर भी पूछने की कोशिश की, लेकिन वह बार बार वही बात दोहराता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे यह बयान पहले से रटा दिया गया हो। शक के आधार पर पुलिस ने दीपिका के घर की अच्छी तरह तलाशी ली, लेकिन वहां ऐसा कोई सबूत या असामान्य चीज नहीं मिली जिससे यह साबित होता कि हत्या वहीं हुई थी। फिर भी पुलिस को यह अंदाजा जरूर हो गया था कि दीपिका कोई सीधी सादी औरत नहीं, बल्कि बड़ी चालाक और शातिर स्वभाव की है। पुलिस ने जब दीपिका के मोबाइल की कॉल डिटेल्स दोबारा खंगालीं, तो उसमें एक नंबर बार बार सामने आया, जिस पर वह अक्सर बात करती थी। 3 मार्च की रात और 4 मार्च की सुबह करीब 5:30 बजे भी उसने उसी नंबर पर कॉल किया था। जांच में पता चला कि यह नंबर योगेश नाम के आदमी का है। योगेश शहर में गांधी रोड पर एक रेस्टोरेंट चलाता था। जब पुलिस ने योगेश के फोन की कॉल डिटेल्स देखी, तो उसकी लोकेशन भी उसी जगह मिली, जहां से दोनों की लाशें बरामद हुई थीं। इतने में पुलिस की सारी कड़ियां जुड़ गईं। इसी बीच यह भी सामने आया कि दीपिका और योगेश के बीच प्रेम संबंध थे, जिनको लेकर घर में अक्सर झगड़े होते रहते थे। इतने सबूत मिल जाने के बाद पुलिस ने दीपिका से दोबारा पूछताछ की, लेकिन इस बार वह सवालों के आगे टिक नहीं पाई। असलियत यह थी कि वह इतनी चालाक और षड्यंत्रकारी निकली, जितनी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। अपने अवैध रिश्ते को आगे बढ़ाने और प्रेमी योगेश के साथ जिंदगी बसाने के लिए उसने पूरा प्लान तैयार किया था। इसके बाद पुलिस ने योगेश को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों से पूछताछ हुई तो एक हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आई। दरअसल राजेश से शादी के बाद दीपिका की जिंदगी आराम से कट रही थी। दोनों के बीच प्यार और भरोसे का रिश्ता था। राजेश सीधा साधा इंसान था, जबकि दीपिका बिल्कुल इसके उलट तेज तर्रार और फैशनेबल स्वभाव की थी। करीब 2 साल पहले योगेश रायपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में ठेके पर कुछ काम करने आया था। उस दौरान वह जिस गेस्ट हाउस में रुका था, वह गेस्ट हाउस राजेश के घर के ठीक पीछे पड़ता था। योगेश हरियाणा के करनाल का रहने वाला था। देहरादून में वह छोटे मोटे ठेकेदारी का काम करता था। वह अक्सर राजेश की दुकान पर भी आ जाता। इसी बहाने दोनों में जान पहचान हो गई। धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ी और योगेश घर तक आने जाने लगा। दीपिका जब भी छत पर कपड़े सुखाने जाती, योगेश चोरी चुपके उसे निहारता रहता। पहली ही नजर में उसने ठान लिया था कि किसी भी तरह दीपिका को हासिल करना है। राजेश से दोस्ती करना भी उसी प्लान का हिस्सा था। कुछ मुलाकातों के बाद दीपिका ने भी उसकी आंखों में अपने लिए चाहत पहचान ली। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी हुई और वे मोबाइल पर बातें करने लगे। उधर राजेश को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस दोस्त पर वह आंख मूंद कर भरोसा कर रहा है, वही उसकी पीठ पीछे उसकी इज्जत पर वार कर रहा है। धीरे धीरे दीपिका पूरी तरह योगेश के असर में आ गई और दोनों ने अपने रिश्ते को प्यार का नाम दे दिया। अब दीपिका अलग अलग बहाने बनाकर घर से निकलती और योगेश से मिलने जाती। इस बीच योगेश ने तहसील चौक के पास अपना रेस्टोरेंट खोल लिया और खुद गोविंदगढ़ में रहने लगा। दीपिका ने पति को धोखा देकर योगेश के सपने देखना शुरू कर दिया। एक समय ऐसा भी आया जब उनके बीच सारी हदें टूट गईं। इसके बाद जब भी राजेश और उसके पिता प्रेम सिंह घर से बाहर होते, दीपिका मौका पाकर योगेश के साथ वक्त बिताती। राजेश को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी पत्नी उसके साथ बेवफाई कर रही है, लेकिन भला ऐसे रिश्ते कब तक छिपते। आखिरकार एक दिन राजेश ने खुद अपने घर में उन्हें आपत्तिजनक हालत में देख लिया। पत्नी की बेवफाई देखकर राजेश का गुस्सा फूट पड़ा। उसने दीपिका की पिटाई की और योगेश को भी कड़ी बातें सुनाकर पत्नी से दूर रहने की चेतावनी दी। कुछ दिन तक सब ठीक रहा, लेकिन बाद में दीपिका और योगेश ने फिर से चोरी छिपे मिलना शुरू कर दिया। राजेश से यह बात ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रही। नतीजा यह हुआ कि घर में आए दिन झगड़े होने लगे। दीपिका चाहती थी कि उस पर किसी तरह की रोक टोक न हो और वह खुलकर अपने प्रेमी के साथ जिंदगी गुजारे। अब वह ढीठ हो चुकी थी। अपनी गलती मानने की बजाय वह हर बार पति से उलझती।
राजेश अपना घर टूटते नहीं देखना चाहता था। वह बार बार परिवार और बेटे का हवाला देकर दीपिका को समझाने की कोशिश करता, लेकिन दीपिका के दिमाग पर इसका कोई असर नहीं होता। हालात यहां तक पहुंच गए कि उसने राजेश से तलाक लेकर आजाद होने की इच्छा जता दी। यह सुनकर राजेश अंदर तक टूट गया, क्योंकि उसे पत्नी से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। दीपिका अब हर हद पार कर चुकी थी। उसकी बातें सुनकर कई बार राजेश का गुस्सा फूट पड़ता और वह उसकी पिटाई कर देता। लेकिन दीपिका राह से इतनी भटक चुकी थी कि अब वह राजेश को भूलकर योगेश से दीवानगी की हद तक प्यार करने लगी थी। यहां तक कि उसने कई बार योगेश को नकद रुपए भी दिए, जो कुल मिलाकर 2.5 लाख तक पहुंच गए थे। राजेश लगातार मानसिक तनाव से गुजर रहा था। आखिरकार उसने सोचा कि तलाक ही सबसे अच्छा रास्ता है। इस पर दोनों तैयार हो भी गए, लेकिन बेटे को लेकर मामला अटक गया। राजेश चाहता था कि बेटा उसी के साथ रहे, जबकि दीपिका उसे देने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। इस तनातनी के बीच कभी कभी राजेश गुस्से में दीपिका की पिटाई भी कर देता। जब दीपिका अपनी पिटाई की बात योगेश को बताती तो योगेश अंदर ही अंदर बुरी तरह तिलमिला उठता। उसे यह कतई बर्दाश्त नहीं था कि राजेश उसकी प्रेमिका पर हाथ उठाए। रिश्तों की कड़वाहट इतनी बढ़ गई थी कि हालात ये हो गए। दीपिका अपने बेटे के साथ बेडरूम में सोती और राजेश अकेला ड्राइंग रूम में पड़ा रहता। दीपिका अब अपना आचरण बदलने को तैयार नहीं थी और राजेश भी उसकी शर्तों पर तलाक देने के लिए राजी नहीं था। रिश्तों में नफरत इतनी बढ़ चुकी थी कि अब दीपिका विवेकहीन हो गई थी। वह हर हाल में योगेश की बनकर उसके साथ जिंदगी बिताना चाहती थी। योगेश भी इन हालात से परेशान हो चुका था। राजेश के रहते उनका साथ संभव नहीं था, इसलिए दोनों ने उसे रास्ते से हटाने का खतरनाक फैसला कर लिया। यह काम अकेले योगेश के बस का नहीं था। उसके रेस्टोरेंट पर पप्पू और डब्बू नाम के 2 युवक अक्सर आते रहते थे। दोनों दबंग किस्म के थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। योगेश उन्हें अच्छी तरह नहीं जानता था, लेकिन उसे लगा कि वे उसके काम के मोहरे बन सकते हैं। योजना के तहत योगेश ने जल्दी ही उनसे दोस्ती कर ली, फिर पैसों का लालच देकर उन्हें हत्या की योजना में शामिल कर लिया। दोनों ने बिना झिझक हामी भर दी। इसके बाद योगेश ने दीपिका से 50,000 रुपए लेकर उन्हें बतौर एडवांस दे दिया। अब दीपिका और योगेश उचित मौके का इंतजार करने लगे। उन्होंने 3 मार्च 2017 की रात राजेश को मारने की योजना बना ली। उस रात प्रेम सिंह अपने कमरे में और राजेश ड्राइंग रूम में गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन दीपिका की आंखों से नींद गायब थी। देर रात करीब 12 बजे के बाद योगेश पप्पू और डब्बू को लेकर घर के पिछले दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। दरवाजा दीपिका ने ही खोला था। वह तीनों को सीधे ड्राइंग रूम तक ले गई। उनके पास पहले से ही गला दबाने के लिए रस्सी थी। राजेश उस समय सो रहा था। पप्पू और डब्बू ने जैसे ही उसके गले में रस्सी डाली, उसकी नींद टूट गई। मौत का एहसास होते ही वह छटपटाकर उनसे भिड़ गया, लेकिन तीनों ने मिलकर उसे काबू कर लिया। इस बीच दीपिका ने रसोई से 2 चाकू निकालकर उन्हें पकड़ा दिए। पहले रस्सी से गला दबाया गया और फिर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किए गए। दीपिका ने राजेश के पैर पकड़ रखे थे ताकि वह हिलडुल न सके। योगेश के मन में राजेश के लिए गहरी नफरत थी, क्योंकि राजेश अक्सर दीपिका को मारता पीटता था। इसी वजह से उसने राजेश पर सबसे ज्यादा वार किए। इतने में आवाज सुनकर पास वाले कमरे से प्रेम सिंह बाहर आ गए। उन्होंने अपनी आंखों से यह खौफनाक नजारा देख लिया। यह देखकर सभी घबरा गए, क्योंकि उनका इरादा प्रेम सिंह की हत्या करने का नहीं था, लेकिन अब वह गवाह बन चुके थे। मजबूरी में उन्होंने प्रेम सिंह को भी मारने का फैसला कर लिया। उन्होंने मिलकर प्रेम सिंह को भी काबू कर लिया और चाकुओं से वार कर उसकी जान ले ली। पति और ससुर की सांसें थमते ही दीपिका के चेहरे पर खुशी झलक उठी। काम पूरा होते ही पप्पू और डब्बू वहां से निकल गए। इसके बाद दीपिका और योगेश ने मिलकर खून के धब्बे साफ किए और दोनों लाशों को चादर और कंबल में लपेटकर कार में डाल दिया। योगेश ने चाकू और राजेश का मोबाइल भी अपने पास रख लिया। सुबह होने से पहले ही वह कार लेकर निकल पड़ा। रास्ते में लाड़पुर के जंगल में उसने सब सामान फेंक दिया, मोबाइल बंद करके अलग कर दिया और कार को कुआंवाला के पास सड़क किनारे छोड़ दिया। उसने कपड़े से कार को जलाने की भी कोशिश की, लेकिन पूरी तरह आग नहीं पकड़ सकी। इस दौरान उसके हाथ पैर भी झुलस गए। काम निपटाकर उसने दीपिका को फोन किया और बता दिया कि लाशें ठिकाने लगा दी गई हैं। फिर वह अपने घर चला गया।
उसी प्लान के मुताबिक दीपिका ने अपने छोटे बेटे को भी सिखा दिया था कि अगर कोई पूछे तो कहना है कि पापा जाते वक्त उसे हाथ हिलाकर बाय कर गए थे। शाम तक दीपिका ने पति और ससुर के बुलंदशहर जाने की कहानी गढ़ ली और थाने जाकर उनकी गुमशुदगी लिखवा दी। घर को भी उसने इतनी सफाई से दुरुस्त किया कि पुलिस की शुरुआती तलाशी में वहां से कोई सबूत नहीं मिल पाया। योगेश की निशानदेही पर पुलिस को खून से सने चाकू और सोफे के कवर बरामद हो गए। इसके बाद जब पुलिस ने उसे सख्ती से पूछताछ की तो सच सामने आ गया। 6 मार्च 2017 को पुलिस ने दीपिका और योगेश दोनों को अदालत में पेश किया। वहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम से एक साफ संदेश मिलता है कि झूठ, धोखा और नाजायज संबंध केवल जीवन को उजाड़ते हैं। अगर संबंधों में ईमानदारी और समझदारी होती तो किसी की जान नहीं जाती और परिवार टूटता नहीं। अपनी इच्छाओं या बाहरी संबंधों के लिए दूसरों की जिंदगी खतरे में डालना न केवल अपराध है, बल्कि यह समाज और परिवार के लिए भी भारी नुकसान पैदा करता है। यही वजह है कि विश्वास, संवाद और परिवार के प्रति जिम्मेदारी बनाए रखना सबसे जरूरी है। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।